हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट प्रिपरेशन। आज की इस क्लास में हम करेंगे सीडीपी का टॉपिक पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। तो देखिए, इससे पहले ऑलरेडी हम क्लास 1 कर चुके हैं। ये क्लास 2 है हमारी, जिसमें हम पियाजे की थ्योरी कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद जरूर देखें। प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे आपकी सीडीपी की। तो जितनी भी क्लासेस सीडीपी की रहेंगी उस प्लेलिस्ट में रहेंगी। अगर कोई बाई चांस स्किप हो जाती है आपकी क्लास तो आप बाद में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास बिना किसी समय की वेस्टेज के। तो जीन पियाजे के द्वारा ही दी गई है, एज पर नेम सजेस्ट कि पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। कॉग्निटिव की जगह इंटेलिजेंस थ्योरी भी इसको कई बार बोल देते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है आपकी टेट एग्जाम्स में। एंड देखिए, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी जो आप चाहे टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रही हैं, चाहे वो केवीएस का है, DSSB का है, और कोई एग्जाम है, या कोई भी टेट का एग्जाम है, तो आप इस थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी। तो जीन पियाजे कौन थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी? एंड जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे, बाल विकास पे बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इनको कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो बाल मनोवैज्ञानिक के जनक है। 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन्होंने दिए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए काम जो इनका है वो इनकी ये वाली थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जीन पियाजे की है। बच्चों के ऊपर बहुत ही उम्दा काम इनका रहा है। एंड कोई भी आप टीचिंग कोर्स कर रहे हो, जीन पियाजे के बिना हर एक टीचिंग की जो भी आपकी किताब है वो अधूरी है। तो जीन पियाजे का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है बच्चों के लिए, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो नोट्स देखिए, आपको मेरी साइड से हमेशा कोशिश रहती है कि शॉर्ट में ना देकर आपको प्रॉपरली पूरे नोट्स दिए जाएं, सो दैट एट द एंड जब आप रिवीजन करते हैं या अभी भी नोट डाउन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो आपके लिए आसानी हो। तो Piaget's theory of cognitive development is a comprehensive theory about the nature and development of human intelligence, basically child intelligence. अब देखिए, इन्होंने cognitive development की जो थ्योरी दी है वो कोई छोटी थ्योरी नहीं है कि आपने पढ़ ली और आपको ऐसे ही समझ आ गई। एक बहुत विशाल काम इन्होंने किया है। एंड जो इनके विकास के सिद्धांत है वो बहुत मतलब एक व्यापक है। ये सिद्धांत ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा मोड़ा दिया हुआ है। आप बीएड में भी इसको एज अ एक आपकी जो यूनिट होती है उसका एक टॉपिक होता है, बट हम सेलेक्टिव पढ़ते हैं। इसके अलावा इनकी जो थ्योरी है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है। तो हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे लिए नीड है। तो आगे बात की गई है, स्विस डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे, जो मैंने आपको बता दिया है। ये जो इनकी थ्योरी है ये डील करती है नेचर ऑफ नॉलेज के साथ, कि बच्चे जो होते हैं वो कैसे नॉलेज को अपने अंदर गहन करते हैं, निर्माण करते हैं, और कैसे उस नॉलेज का, उस ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो बच्चे धीरे धीरे ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, और कैसे उसको उपयोग करते हैं। तो पियाजे की जो ये डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी इसको बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस थ्योरी, तो काफी नाम है इसके। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, पियाजे जो थे उनका मानना ये था कि बच्चे एक तरह के रिसर्चर हैं जो रिसर्च करते हैं, और एक बोले तो ज्ञान का भंडार है, और रोज खुद ही कुछ ना कुछ नॉलेज जो है बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपने अक्सर बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, तो बच्चे अपने टॉयज से ही पता नहीं क्या क्या रिसर्च कर रहे होते हैं। कोई भी चीज ली, हम अक्सर बोल देते हैं
ये लो इसका भी ऑपरेशन कर दिया तूने, तो दैट मीन्स बच्चा उसको खोल बोल के हर चीज को देख लेता है कि इसके अंदर क्या, और उनको ये जिज्ञासा रहती है। लाइक अगर आप उसको मोबाइल फोन दिखाएंगे तो उसको रहता है कि इसके अंदर क्या है, ये मोबाइल फोन जो ऐसा एक डिब्बा टाइप है तो इसके अंदर ये क्या है। ऐसे ही अगर आप और कुछ भी उनको चीजें देखे देंगे, उनको हमेशा एक जिज्ञासा रहती है। लाइक एक हेयर ड्रायर है तो उसके अंदर क्या है, रिमोट है टीवी का तो उसके अंदर क्या है। तो ये जिज्ञासा बच्चों के अंदर, रुचि, एक रिसर्च की जो भावना होती है वो उनके अंदर होती है। एंड एक रिसर्चर होते हैं, नन्हे मुन्ने साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं बच्चों को, तो वो हमेशा रिसर्च कुछ ना कुछ करते रहते हैं। साथ में पियाजे का मानना था कि बच्चों को हम लिटिल एडल्ट्स नहीं बोल सकते हैं, कोई लिटिल एडल्ट नहीं होते, बच्चे बच्चे ही हैं एंड वो अलग तरह से सोचते हैं और अलग तरह से बोलते हैं। बाय पियाजे थिंकिंग दैट चिल्ड्रन हैव अ ग्रेट कॉग्निटिव एबिलिटीज, बच्चों की जो देखिए एक अलग ही लेवल का महान संज्ञानात्मक क्षमताएं जो है वो बच्चों के अंदर होती हैं। He came up with the 4 different cognitive development stages, और इसी विचार के साथ उन्होंने 4 स्टेजेस को कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया, विच ही पुट्स आउट इनटू टेस्टिंग। पहले टेस्ट किया गया, तो देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसे ही कुछ भी डाल दिया, किसी ने कुछ भी बोल दिया, उस टाइम पे कुछ था नहीं, ये वो। तो बिल्कुल देखिए टेस्ट होती हैं चीजें, ये रिसर्चर्स थे पहले, साइकोलॉजिस्ट ऐसे ही नहीं बन गए, ऐसी इनकी चीजें इतनी फेमस नहीं हो गई है, तो प्रॉपर रिसर्च की गई है तब यहाँ पे, यहाँ तक कि आज तक हम इन्हें पढ़ते हैं एंड हर जगह पूरे वर्ल्ड वाइड पढ़ी जाती हैं, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे ठोस कारण बिल्कुल होते हैं। Within those 4 stages, he managed to group them with different ages. अब देखिए जो इनकी थ्योरी थी वो अलग अलग स्टेजेस पे डिवाइडेड है, और स्टेजेस कैसे डिवाइडेड है, एज वाइज, बच्चों की एज के हिसाब से कि इस एज से इस एज तक ये वाली स्टेज है, देन इस एज से इस एज तक ये वाली स्टेज है, तो इस हिसाब से विभाजित मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करा हुआ है। Each stage he realized how children manage to develop their cognitive skills. अब हर स्टेज पे बच्चों की cognitive development जो है वो होता रहता है, अलग तरह का cognition skill आपको हर एक स्टेज पे बच्चों के देखने को मिलेगा। For example, he believed that children experience the world through actions. अब उनके अनुसार जो बच्चे थे, बच्चे दुनिया को अनुभव करते हैं, कैसे करते हैं, अपने एक्शंस के थ्रू, और अपने जैसे रिप्रेजेंट विद वर्ड्स, मतलब शब्दों के साथ, अनुभव के साथ करते हैं, शब्दों के साथ करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं बच्चे। देन जो उनकी लॉजिकल थिंकिंग होती है, तार्किक रूप से सोचते हैं और तर्क का उपयोग भी करते हैं, यूज करते हैं रीजनिंग को। बिल्कुल अभी एक एक करके आप स्टेजेस पढ़ेंगी तो आपको ये और क्लियर होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ये लगा लीजिए, एक पिक्चर देने की कोशिश है कि पढ़ना क्या है, तो बाद में आपको चीजें और क्लियर होंगी, तो क्लास में बने रहें, बीच में लेफ्ट बिल्कुल ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट है ये पियाजे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए हिंदी में भी मैं साथ साथ कराऊंगी, ये वाला मैं अभी आपको हिंदी में भी दिखाती हूँ। तो स्टेजेस जो डेवलपमेंट की पियाजे की हैं, तो वो 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट है 4th वन, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। हिंदी में सेंसरी मोटर स्टेज को शेषावस्था हम बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक, और फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव coordination of secondary schemata, stage of tertiary circular activities, and the last is stage of invention of new means through mental continuation. अब इसके साथ जो आपकी सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री कंसेप्चुअल पीरियड और इंट्यूटिव स्टेज। तो बिल्कुल हम हर एक स्टेज को देखेंगे, मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, बेशक बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम एक ही क्वेश्चन तो आना है, छोड़ो इसको। तो देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं एंड हर टॉपिक में से ही एक दो क्वेश्चन ही आने हैं, तो ऐसे अगर आप स्किप करेंगे तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, करना आपको पूरा सिलेबस पड़ेगा। तो एक एक करके
सेंसरी मोटर स्टेज से स्टार्ट करेंगे एंड एक एक करके हम सभी स्टेजेस को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करेंगे सेंसरी स्टेज की। देखिए यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं इन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं एंड इन्हीं को एग्जांपल्स के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड ये आपका पूरा सीटेट का सिलेबस इस क्लास में कवर हो जाएगा, इधर उधर आपको और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पूरे सीडीपी के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दिए जाएंगे नोट्स। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जितना चीजें नोट से समझ नहीं आएंगी उतनी अगर आप पूरी क्लास को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो द सेंसरी मोटर स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड्स लाइफ, जो बच्चे की जिंदगी की पहली स्टेज है। देखिए ये बर्थ से शुरू हो जाती है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है माँ की कोख से निकलता है तभी स्टार्ट हो जाती है, और ये जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता है तब तक रहती है सेंसरी मोटर स्टेज। During this period, child learns about the world by using their senses to interact with their surroundings. अब जैसे कि आपको देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी मोटर स्टेज मतलब सेंसेस के द्वारा, बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। यहाँ पे सेंसेस के थ्रू ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा टेस्ट करके, स्मेल करके, टच करके कौन सी स्टेज में सीखता है, तो कौन सी स्टेज है, सेंसरी मोटर की स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बिल्कुल आ जाता है। आगे है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है। देखिए बच्चे को इस स्टेज में एंड तक आते आते, नॉट स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट की परमानेंस के बारे में पता चलता है। देखिए जब तक चीज, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे वस्तु स्थायी, मतलब बच्चों को पता चलता है स्थायी रूप से वस्तु होती हैं। अगर आप बात करेंगे 1 साल से पहले 6-7 महीने के बच्चे की तक की भी अगर आप बात करेंगे, अगर आपने उस बच्चे को एक पेंसिल दिखाई और अगर इस पेंसिल को आप छुपा देते हैं तो बच्चा रोएगा नहीं या कुछ नहीं, उसको मतलब उसकी आंखों के सामने है तब तक उसको पता है कि वो चीज है, मतलब उसकी आंखों के सामने है तो उसके दिमाग में है, और उसकी नजरों के सामने नहीं है तो दिमाग में भी नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। बट इस स्टेज के एंड तक आते आते बच्चे को बिल्कुल पता चल जाता है कि जो चीज मेरी आंखों के सामने नहीं है और जो उसने देखी हुई है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, और अगर वो चीज उसको चाहिए होती है तो वो रोता भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको पेंसिल दिखाई और फिर छुपा दी, तो उसको पता है वो चीज है, और उसके मतलब अब नजरों के सामने पेंसिल नहीं है तो भी उसको पता है पेंसिल एग्जिस्ट करती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज में आती है। इमिटेशन आता है, डेफर्ड इमिटेशन बेसिकली। अब डेफर्ड इमिटेशन क्या है, बच्चा देखिए एक्टिविटीज से सीखता है, जो एक्टिविटीज वो देखता है वो करता है, एंड बिल्कुल देख के सीखता है औरों से। तो इस स्टेज में तभी बच्चों को देखिए, वैसे तो हर स्टेज में ही बोला जाता है चाइल्डहुड की, कि बच्चे के सामने एक्शंस जो आप करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा, बच्चा जो सुनेगा वो सीखेगा, तो इसलिए ये चीजें भी बोली जाती हैं। तो इमिटेशन की जो रेफर्ड इमिटेशन है वो भी स्टेज में बच्चों में होता है। देन रिफ्लेक्स एक्शंस। अब रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है, देखिए बच्चा अगर आप बच्चे को बारी बारी टच करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, वो उस पे मतलब रिएक्ट करता है, बट एक टाइम के बाद वो रिएक्ट बंद हो जाता है। बट इस स्टेज में रिफ्लेक्स एक्शंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बच्चे के हम क्या करते हैं, अक्सर ये छोटे बच्चों के साथ करते हैं कि बारी बारी उनको अपना फीस दिखाते हैं फिर छुप जाते हैं, दिखाते हैं छुप जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, बच्चों के सामने रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं और बच्चे उस पर रिएक्ट करते हैं, हंसते हैं या नोटिस करते हैं उसको, तो वहां पे मतलब एक मजा भी आता है बच्चों के साथ खेलने में। तो वो रिफ्लेक्स एक्शंस की वजह से ही है। बट वैसे ही वो चीज अगर आप किसी मतलब बड़े बच्चे के साथ करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको वो
मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा। वो एक यही स्टेज है जिसमें रिफ्लेक्स एक्शंस का देखा जाता है। और कुछ भी जैसे अगर आप देखेंगे बच्चे के हाथ में कुछ भी आता है, फॉर एग्जांपल आपने पेंसिल दे दी, पेन दे दी, तो वो सबको माउथ सक भी करना स्टार्ट कर देता है एंड झट से पकड़ लेता है उन चीजों को, या कोई उसके सामने आ गया तो उसको ऑब्जर्व करता है, घूरता है चीजों को। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस में आते हैं। तो शैशवावस्था में ये चीज देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये डिवाइडेड है 6 पार्ट्स में, जैसा कि हमने डिस्कस किया। एंड एक एक करके अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उतना। तो पहली है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेशन एंड एक्शन थ्रू रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। थ्री प्राइमरी रिफ्लेक्सेस आर डिस्क्राइब्ड बाय पियाजे, सकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड माउस। देखिए यहाँ पे बच्चे को पे रिफ्लेक्स एक्शंस जैसे अभी मैंने आपको बताया तो देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, देखिए अपने सेंसेस और एक्शन से मतलब सेंसेस और एक्शंस के बीच में बच्चों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक मिलता है, एक क्रिया देखने को मिलती है, एक तालमेल देखने को मिलता है बेसिकली, जिसके थ्रू रिफ्लेक्सिव बिहेवियर उनके अंदर आता है। अब वो क्या है, ये कौन सा व्यवहार है, एग्जाम्पल्स के थ्रू जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है पियाजे ने, जैसे सकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द माउथ। अगर आप उनके हाथ पे कुछ भी पकड़ाएंगे वो पकड़ भी लेंगे और हर चीज को मुंह में डालते हैं, चाहे वो आप एक फोन पकड़ा दो बच्चे को या एक पेंसिल पकड़ा दो, कोई पेपर दे दो उनको, ये एक सेंसेशन उनके माउथ में, मतलब वो हर चीज को मुंह में डालना चाहते हैं, तो सकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग मूविंग और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब अगर बच्चा चल भी नहीं सकता है, अगर आप उसको कुछ दिखाते हैं तो वो ऐसे उसी को देखता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को कोई भी ग्लिटरी चीज दिखा रहे हो, या अगर हम देखते हैं छोटे बच्चे को अगर फोन में कुछ दिख जाता है और फोन को अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो उसकी अपनी नजर उस पर बनाए रखता है। तो मूविंग और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बच्चों को प्रभाव करते हैं, बच्चे उसको देखते हैं अपनी आईज से। एंड आजकल पेरेंट्स इस स्टेज में ही इतने छोटे बच्चों को ही फोन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। आपने कई मजेदार वीडियोस भी इससे रिलेटेड देखी होंगी, फनी फनी, बट बहुत गलत है, बिल्कुल बच्चों को इस एज में नहीं दिखाना चाहिए मोबाइल में वीडियोस वगैरह। ऑल्दो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसी की वजह से, रिफ्लेक्स एक्शंस की वजह से, क्योंकि उनको मूविंग और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स उनकी आईज कैच करती हैं और वो देखते हैं, फॉलो करती हैं उनकी आईज। तो बिल्कुल बच्चों के लिए आकर्षित होता है, बट नहीं करना चाहिए, आगे जाके बच्चे को ही प्रॉब्लम होगी। एंड क्लोजिंग ऑफ द हैंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मेड कांटेक्ट विद द पाम। अब अगर आप बच्चे के पाम पे, हथेली पे कुछ भी चीज को टच कराएंगे तो वो ग्रैब कर लेंगे उसको, मतलब छट से पकड़ लेंगे। तो ये चीज होती है। तो ये 3 रिफ्लेक्स एक्शंस यहाँ पे पियाजे के द्वारा डिस्क्राइब किए गए हैं, जो 3 प्राइमरी रिफ्लेक्सेस है। कौन कौन से? सकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन माउथ, फॉलोइंग मूविंग और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, अपनी आईज के थ्रू देखना जो मूविंग और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, देन जो भी चीज हथेली पे टच, पाम पे टच कराई गई उसको ग्रैब कर लेना छट से। देन है स्टेज ऑफ फर्स्ट हैबिट्स, या प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन बोलते हैं बेसिकली इसको, बट फर्स्ट हैबिट भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस एंड 2 टाइप्स ऑफ स्कीमास। तो अब यहाँ पे देखिए स्कीमा क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। आगे और चीजें अभी क्लियर होंगी तो आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चे में कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेशंस, सेंस उनके उसके जो सेंसेस होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होता है। एंड 2 टाइप्स ऑफ स्कीमास हैं, कौन कौन से? हैबिट एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखिए छोटी छोटी हैबिट्स भी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं, प्लस बच्चे को आपने देखा होगा अब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो पेरेंट्स कुछ ना कुछ फूड, सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब माँ के दूध के अलावा बच्चा और कुछ भी इंट्रोड्यूस होता है और वो भी खाना शुरू करता है। बट अगर उसको पसंद नहीं आता है तो वो अपना मुंह भी फेर लेता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब बच्चे को नहीं पसंद आ रही है वो चीज, या कुछ हैबिट्स बोल सकते हैं आप, वो हो जाती है। लाइक कुछ बच्चे होते हैं, उनको अगर बॉटल में दूध पिलाया जाता है तो उनको वो नहीं पीते हैं। एंड या आप बोल सकते हैं बॉटल में, मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर चम्मच में दूध पिलाना 6-7 महीने के या उसके बाद 8वां महीने के बच्चे को भी शुरू करते हैं, तो वो नहीं करता है, वो बॉटल पे ही जाता है, क्योंकि वहां पे उसकी फर्स्ट हैबिट डेवलप हो चुकी होती है, जो कि है बॉटल से दूध पीने की। तो ऐसे ही करके और भी छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो बच्चे की डेवलप हो जाती है। एक बच्चा है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। उस बच्चे को अगर आप बॉटल अगर खुद से उसके माउथ में डालते हैं, चाहे उसकी मम्मी हो या पापा हो, तो वो पीता नहीं है। क्यों नहीं पीता है? उसको हैबिट ये है कि उसके सामने बॉटल रख दो और उसको आप गोदी में लेकर बैठ जाओ अपने, तो वो खुद से उस बॉटल को उठाएगा और दूध पिएगा। ये उसकी फर्स्ट हैबिट यहाँ पे डेवलप हो गई है। तो ऐसी बहुत सारी कुछ कुछ हैबिट्स होती हैं, फर्स्ट हैबिट्स बेसिकली, जो बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है इस स्टेज में। देन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन फेज। अब देखिए सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन फेज क्या है? डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स। इन्फेंट बिकम्स मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मूविंग बियॉन्ड सेल्फ प्री ऑक्यूपेशन, रिपीट एक्शन दैट इंटरेस्टिंग और प्लेजरेबल रिजल्ट्स। अब देखिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं, जितने एग्जाम्पल से समझेंगे तो उतना ज्यादा क्लैरिटी होगी। अगर हम बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी बारी 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 करते हैं, लाइक अगर आप बच्चे को कोई वर्ड बोल रहे हो या खेल रहे हो बच्चों के साथ, एक तरह से छुपन छुपाई का ही गेम इसको लगा लीजिए, हाइड एंड सीक। लाइक अगर एक कपड़ा है या पेपर है, आप उसको अपने फेस के सामने रखते हैं और फिर बच्चे को दिखाते हैं, तो वो हंसता है या ऑब्जर्व करता है, आपको रिएक्ट करता है उस पे, और फिर वो एक्टिविटी आप दोबारा दोबारा करते हैं। तो ये क्या है? बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग है या प्लेजरेबल एक्टिविटी आप बोल सकते हैं। तो रिपीटेड एक्शंस बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन फेज। इस एग्जाम्पल को आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ विजन एंड टच, देखने के साथ साथ टचिंग का भी बच्चे को एक तरह से बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन करना बच्चा शुरू करता है। लाइक अगर आप बिल्कुल छोटे बच्चे की बात करेंगे तो उसका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। लाइक आप उसके सामने ऐसे कोई चीज करोगे, वो पकड़ना चाहता है, उसका हाथ नीचे ही हिल रहा है, वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। या अगर आप देखोगे बच्चे का जो पालना वगैरह भी होता है, अगर ऊपर कोई चीज लटक रही है, वो उसको पकड़ना चाहता है बट पकड़ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है नहीं। तो वो धीरे धीरे डेवलप होता है और वो ये कर पाता है। दैट इज स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर reactions. This stage is associated primarily with the development of logic and the coordination between means and end. This is extremely important stage of development, holding what Piaget called the first proper intelligence. तो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस बच्चे में आना शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक है तो बच्चा लॉजिक आ गया, वो नहीं आता है स्टेज में बिल्कुल। तो धीरे धीरे डेवलप होता है वहां, बट उसकी शुरुआत यहाँ से स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन से हो जाती है। आगे है स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। नोवेल्टी या क्यूरियोसिटी की स्टेज भी इसको बोला जाता है। तो जो इसमें बच्चे होते हैं become intrigued by the many properties of objects and by the many things they can make happen to objects. They experiment with new behavior. This stage is associated primarily with the discovery of new means to meet goals. तो बच्चों में देखिए अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें क्यूरियोसिटी भी आती है चीजों के लिए। एंड मतलब एक तरह से आप बोलते हैं तो दिन प्रतिदिन बच्चा मतलब आकर्षित हो रहा है चीजों के लिए, जिज्ञासा आ रही है, नवीनता आ रही है उसमें। तो बच्चों में कई प्रकार के गुण उनके अंदर आते हैं एंड नए नए व्यवहार को भी वो प्रयोग करना, उनका एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। तो ये सब आता है। देखिए ज्यादा डिटेल में मैं हर एक स्टेज आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली 4 स्टेजेस से ही आते हैं, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट हाँ, फर्स्ट स्टेज से जो क्वेश्चन आएगा तो हर एक स्टेज पे आपको उसी फर्स्ट स्टेज के ही कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रहे हैं, तो यहाँ से आपको और क्लैरिटी चीजों के बारे में मिलती जाएगी।
देन आगे बात करेंगे स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉन्टिनेशन, स्टेज ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीमास। तो इन्फेंट्स डेवलप द एबिलिटी ऑफ यूज ऑफ प्राइमिटिव सिंबल्स and form enduring mental representations. This stage is associated primarily with the beginning of insight or true creativity. This makes the passage into pre-operational stage. तो शिशु में आदिम प्रतीकों का उपयोग करने की स्थायी मानसिक प्रतिनिधित्व बनाने की क्षमता विकसित हो जाती है, और यह चरण मुख्य रूप से अंतर्दृष्टि या सच्ची रचनात्मक की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्रिएटिविटी जो हम बोलते हैं, ट्रू क्रिएटिविटी, वो बिगिन हो जाती है इस पर्टिकुलर स्टेज से। एज की आपको नेम से ही पता चल रहा है, न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कंटिन्यूशन, स्टेज ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीमास। तो इन्वेंशन की स्टेज है, बच्चे में क्यूरियोसिटी आती है, क्रिएटिव बच्चा होता है, एंड धीरे और भी चीजों के लिए लाइक अगर मैं बोलूँ तो जैसे पियाजे ने बात की, साइंटिस्ट, बच्चों को नन्हे मुन्ने साइंटिस्ट बोल दिया, क्योंकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा आती है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बच्चा जानना चाहता है कि इस फोन के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, एक रिमोट है तो उसके अंदर क्या है, एक हेयर ड्रायर है तो उसके अंदर क्या है, या और भी कोई चीज। अगर एक क्लोज्ड बेड है और वो उसके सामने कभी खुला नहीं है, तो उसको जिज्ञासा रहती है कि इस बेड के अंदर क्या है, और वो बेड तब भी खुलेगा तो उसको देखने की लगी रहती है इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज बच्चों के अंदर देखी जाती है। तो यही है इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉन्टिन्यूशन। तो अब मेन स्टेजेस पे आएंगे। सेकेंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी हम बोलते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बाय ऑब्जर्विंग सीक्वेंस ऑफ प्ले, देखिए पियाजे ने बच्चों की खेलने का जो तरीका है उसको ऑब्जर्व किया, एंड Piaget was able to demonstrate that towards the end of a second year, a qualitatively new kind of psychological functional occurs, known as the pre-operational stage, the second of Piaget's four development stage. बिल्कुल बिल्कुल दूसरा स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पियाजे? It starts when child begins to learn to speak at एज ऑफ 2। तो जब बच्चा बोलना शुरू करता है तब से ये स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली 2 साल से, और रहता है 7 साल तक। मतलब जब तक बच्चा 2 साल से शुरू होता है, जैसे ही बच्चा 2 साल का हो जाता है, और 7 साल का बच्चा जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये स्टेज रहती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव स्टेज। तो ये 2 से 7 साल तक का बच्चा जब तक होता है तो इसको भी इन दोनों स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। आगे इन स्टेजेस के बारे में ही पढ़ेंगे अभी। तो थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं इस स्टेज के। तो देखिए, ये मतलब इलॉजिकल रीजनिंग की स्टेज इसको बोला जाता है। बच्चे के अंदर कोई लॉजिक नहीं होते हैं, मतलब उठ पटांग से तर्क, वो बेतुक रीजन देता है हर चीज के, लाइक और स्टोरीज बनाता है कुछ भी, और बहुत सारे सवाल भी पूछता है। तो वो वाली स्टेज है ये बेसिकली। एंड इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को आप उसको कोई रास्ता दुकान तक का दिखाते हैं, या कोई दूर तक का देख लीजिए, लाइक किसी जगह पे आप उसको लेकर जाते हैं तो उसको वापस आने का रास्ता नहीं पता होगा, या कोई भी एक चीज आप लगा लीजिए, लाइक सॉलिड टू लिक्विड का जो कॉन्सेप्ट है कि उसको वापस नहीं पता होगा कि बर्फ अगर पानी बन गई है तो पानी वापस से बर्फ भी बन सकता है। तो ये जो रिवर्स करने का कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर क्लियर नहीं हुआ होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। देन उसको लगता है कि मैं ही हूं, और बच्चा अपने तरीके से ही सोचता है। सामने वाले की तर्क, मतलब एक तरह से सेल्फिश बोले या बोले, बच्चा अपने बारे में ही सोचता है, अपने तरीके से ही सोचता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता है। ईगोसेंट्रिक होता है, एनिमिज्म होता है बच्चों में। दैट इज हर चीज को बच्चे को लगता है जीव है,
फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को देखा होगा, अगर उसको चोट लग जाती है किसी भी चीज से तो पेरेंट्स उसको मारते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल बच्चे को चेयर से चोट लग गई है तो पेरेंट्स आर गोइंग टू उसको चेयर को मारेंगे कि लो हमने इसकी पिटाई कर दी अब तो, और बच्चे को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि चेयर ने मुझे मारा तो उसकी पिटाई हो गई, तो वहां पे बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये क्या है, तो बच्चे को लगता है कि हर चीज जीव है, मतलब चेयर से उसको चोट लगी है तो चेयर ने उसको मारा है, तो ये चीज बच्चे को इस स्टेज में लगता है। तो ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हम बोलते हैं। तो इसमें है प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव, दो स्टेजेस हैं। तो पहले बात करेंगे प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड की। तो दिस सब स्टेज रेंजेस फ्रॉम 2 से 4 साल तक, ये वाली है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन ऑफन लर्न बाय इमिटेशन एंड प्ले। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, नकल करके, और बच्चे सीखते हैं खेलते हुए, प्ले के द्वारा। और देखिए कैसे जो पियाजे ने बच्चों को ऑब्जर्व किया इस स्टेज पे, तो वो स्टेज पे जो करेक्टरिस्टिक्स पियाजे ने जो स्टेज के बारे में लिखा, वो लिखा कैसे, पियाजे ने ऑब्जर्व किया बच्चों के खेलने के तरीके को, और तभी इस स्टेज पर पियाजे पहुंचे और इस स्टेज के बारे में उन्होंने लिखा है। तो इमिटेशन से और खेल से बच्चे सीखते हैं, तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन कंसिडर ओनली देयर आइडियाज एज करेक्ट। बच्चों को क्या लगता है कि वो ही सही है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है। औरों की बोले तो औरों की तरीके से, औरों की भावनाओं से बच्चे नहीं मतलब सोच पाते हैं। देयर थिंकिंग इज मच इमेजिनेटिव एंड अवे फ्रॉम रियलिटी। तो उनकी जो कल्पना शक्ति है, कल्पना मतलब काल्पनिक जो उनकी सोच होती है वो रहती है इस स्टेज पे, और वास्तविकता से कई दूर होती है वो सोच। देन दे आर ईगोसेंट्रिक इन नेचर। बच्चे जो होते हैं अहंकारी होते हैं इस स्टेज में। And children identify objects by their names in early part of their stages like women as mummy। तो यहाँ पे बच्चे एक चीज को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, लाइक अगर वो अपनी मम्मी को, जितना उनको पता चलता है कि मम्मी एक लड़की है, औरत है, और औरत को मैं मम्मी बुलाता हूँ तो हर औरत मम्मी होगी, तो वो कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में फॉर्म हो जाता है। एंड बाकी एनिमिज्म मैंने आपको बता दिया कि उनको लगता है हर चीज जीव है। इलॉजिकल रीजनिंग होती है बच्चों की, कोई तर्क, अवैध तर्क देते हैं हर चीज के पीछे, तो कोई लॉजिकल रीजन नहीं दे पाते हैं, उटपटांग सी बेतुक बातें, बेतुक के रीजन मिलते हैं। एंड इरिवर्सिबिलिटी, मतलब वापस से रिवर्स में कैसे आती हैं चीजें, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता है, बना नहीं होता है। एंड आगे है इंट्यूटिव पीरियड, ये रहता है 4 से 7 साल तक, और इस पीरियड में बच्चे लर्न करते हैं लैंग्वेज। एंड चिल्ड्रन की जो, देखिए बच्चों की जो थिंकिंग है और लॉजिक है वो थोड़ा तर्कशील होता जाता है, मतलब बढ़ते हैं उसकी तरफ। एंड ये नहीं है कंप्लीटली हो गया है, बढ़ रहे हैं, ठीक है। then children are logic during the stage has no sequence। अब जो उनके लॉजिक होंगे जैसे मैं बता रही हूँ पूरे लॉजिक नहीं हुए होते हैं, तो जो भी उनके लॉजिक होते हैं वो पटांग होते हैं, बेतुक लॉजिक होते हैं। दे लर्न मोर बाय क्रैमिंग। तो रटना सीखते हैं, रट्टा मार लेते हैं इस स्टेज में बेसिकली बच्चे। लाइक इस स्टेज में आपने देखा होगा पोयम वगैरह सिखाते हैं, तो वो जो पोएम्स बच्चों की होती हैं उनके कोई मीनिंग एंड ऑल नहीं होते हैं, वो उसको इस तरीके से रट लेते हैं। तो ये इसलिए पोएम्स वगैरह इस स्टेज पे इंट्रोड्यूस भी कराई जाती है, बिकॉज क्रैमिंग की जो पावर होती है वो बच्चे की स्टेज पे होती है। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन इज अनअवेयर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इस स्तर पर बच्चों के जो कारण और प्रभाव से अनजान होते हैं, लाइक कोई चीज हुई तो क्यों हुई, तो वो बच्चों की जो तर्क शक्ति होती है उस चीज से कई दूर होते हैं। देन दे लैक लॉजिक पावर्स। जो तर्क शक्तियां होती हैं उनका अभाव होता है, लॉजिकल पावर्स डेवलप नहीं हुई होती है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती है ऑब्वियस इस उम्र तक। आगे बात करेंगे तीसरी स्टेज की अब, जो कि है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, हिंदी में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ स्टेज को क्या बोलते हैं। ये यहाँ पे गलत हो गया है, तो ये हिंदी में इसको कंसिडर ना करें, ये गलत हो गया है। ये है यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक स्टेज, ये है।
तो करेक्शन कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया, हिंदी के स्टूडेंट्स थोड़ी सी करेक्शन कर लें जो हिंदी में रेफर कर रहे हैं। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे। द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज द थर्ड स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल तीसरी स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पियाजे की। दिस स्टेज विच फॉलोज द प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज इसके बाद है, अकर्स फ्रॉम, अब ये जो स्टेज है आपकी ये रहती है 7 से 11 साल तक। 7 से 11 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आप इसको बोल सकते हैं। एंड मिडिल चाइल्डहुड एंड प्री एडोलेसेंस का पीरियड होता है 7 से 11 वर्ष तक। मिडिल चाइल्डहुड बोल सकते हैं, एडोलेसेंस से पहले की स्टेज आप इसको बोल सकते हैं। एंड इज कैटेगराइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लॉजिक। अभी एक बार रीड कर लेते हैं, देन एक एक करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को विद एग्जांपल समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि स्टेज तो हर एक इम्पोर्टेंट है, हर एक पे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने अगर बोल दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये ना सोचे यही पढ़े आप और बाकी नहीं स्किप कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ड्यूरिंग दिस स्टेज अ चाइल्ड थॉट प्रोसेस बिकम मोर मेच्योर एंड एडल्ट लाइक। तो मतलब अब इसमें बच्चा मेच्योर होना स्टार्ट होता है, प्रॉपरली मेच्योर नहीं हुआ होता है, बट हाँ पहले की स्टेजेस से आप कंपेयर करेंगे तो बाकी काफी बच्चा मेच्योर उनके मुताबिक, मतलब उनसे अगर हम कंपेयर करें तो मुकाबले उनके होता है। दे स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अ मोर लॉजिकल फैशन। अब बच्चा देखिए जो उसका किसी भी चीज को सॉल्व करने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो तार्किक हो जाता है, तार्किक तरीके से हल करना शुरू कर देता है समस्याओं को। देन two other important process in the concrete operational stage are logic and the elimination of egocentrism। जो बच्चों के अंदर egocentric nature उनका होता है कि मैं ही हूँ, मेरे मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना एंड अपने ही बारे में सोचना, थोड़ा सा एक सेल्फिशनेस जो बोल सकते हैं वो एलिमिनेट हो जाती है एंड बच्चे लॉजिक तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज अ चाइल्ड एक्वायर्स द एबिलिटी टू व्यू थिंग्स फ्रॉम अदर्स इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव। इससे पहले वाली स्टेज की बात करें तो बच्चे औरों के तरीके से नहीं सोच पाते हैं, अपने तरीके से ही सोचते हैं। लाइक उनको लगता है कि मैं अगर मुझे स्विमिंग पसंद नहीं है तो सभी को स्विमिंग पसंद नहीं है, बट इस स्टेज में आके वो औरों के भी पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, औरों के भी तरीके से दृष्टिकोण उनका जो है वो डेवलप होता है, औरों के तरीके से भी देखना शुरू करते हैं कि मुझे अगर स्विमिंग पसंद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सभी को स्विमिंग पसंद नहीं होगी, हो सकता है बाकी सबको स्विमिंग पसंद हो। तो औरों के तरीके से सोचना डेवलप मतलब बिल्कुल बन जाता है, डेवलप हो जाता है स्टेज में। इवन इफ दे थिंक दैट देयर पर्सपेक्टिव इज इनकरेक्ट। तो अगर उन्हें लगता है कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं तो भी सामने वाले की ही बात को मतलब एक वैल्यू देते हैं, उनके दृष्टिकोण को समझते हैं। तो आगे और बात करेंगे इस स्टेज की। लॉजिक बिगिंस हो जाता है। देखिए प्रॉपरली लॉजिकल स्टेज पे बच्चे नहीं हुए होते हैं पर लॉजिक बिगिन हो जाता है एंड ट्रांजिविटी हो जाता है। ट्रांजिविटी अगर ट्रांजिटिव कैसे समझेंगे हम, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि पापा की हाइट सबसे बड़ी है, देन मम्मी पापा से छोटी है हाइट में, देन उसके बाद आपकी दीदी है, दीदी की हाइट आपसे बड़ी है और आप सबसे छोटे हो हाइट में घर में। तो बच्चे को पता है कि पापा मम्मी से बड़े हैं, मम्मी बहन से बड़ी है और मैं बहन से छोटा हूं। तो अगर बच्चे से पूछा जाएगा कि पापा बड़े हैं या आप बड़े हो तो बच्चा बिल्कुल बता पाएगा। देखिए उसको डायरेक्टली आपने नहीं बताया है कि आप पापा से छोटे, घुमा फिरा के ऐसे बताया, तो बच्चा बिल्कुल से एक ट्रांजिविटी उसमें आ जाती है, वो झट से बोल देगा कि मैं पापा से हाइट में छोटा हूँ, मैं मम्मी से भी हाइट में छोटा हूँ। तो ये चीज आ जाती है, या वो बता पाएगा कि जो दीदी है वो पापा से हाइट में छोटी हैं। तो ये ऐसी तर्क जो लॉजिक वाली चीजें हैं ये बच्चों के अंदर आ जाती हैं इस स्टेज में। एंड देखिए 7 से 11 साल तक की ये स्टेज होती है
वो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। इसके अलावा CCS डिस्कस करेंगे, दैट इज CCS क्या है? फर्स्ट सी जो है वो है कंजर्वेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन, तीसरा है सेरिएशन। तो देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को ये बॉटल दिखाते हैं एंड एक और बॉटल दिखाते हैं, मग दिखाते हैं, और दोनों में ही 1 लीटर पानी आता है, एंड आप बच्चे को बोले बताओ किस में पानी ज्यादा होगा, तो इससे जो पहले की स्टेज है उसमें बच्चा बोलेगा बॉटल में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मग उसको हाइट में छोटा लगेगा, पर वो ये नहीं पहचान पाएगा कि पानी दोनों में ही ज्यादा आएगा, क्योंकि मग इससे बॉटल्स के साइज से मोटा है, वो ये नहीं पहचान पाएगा। बट इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को पता चल जाता है कि दोनों के अंदर ही 1 लीटर पानी आएगा, और वो इस चीज को समझ पाता है। एंड मतलब ये नहीं कि चीज बड़ी है तो उसमें ज्यादा आएगा, तो वो इस स्टेज में एलिमिनेट हो जाती है चीज, एंड कंजर्वेशन डेवलप होता है बच्चे के अंदर। देन क्लासिफिकेशन, बच्चा क्लासिफाई कर पाता है चीजों को, एंड वर्गीकरण कर पाता है चीजों का। एंड इसके अलावा सीरीनेशन, बच्चे को पता चलता है सीरीज वाइज देखेंगे आप, छोटा बड़ा, बड़े से छोटा, तो वो भी असेंडिंग डिसेंडिंग जिसको बोलते हैं, तो वो भी बच्चा कर पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तक। अब बात करेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो औपचारिक इस स्टेज का नाम यहाँ पे है औपचारिक संक्रियात्मक। तो थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक्स हैं तो आप करेक्ट कर ले प्लीज। द फाइनल स्टेज इज नोन एज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो एडोलेसेंस के अंदर बच्चा एंटर कर लेता है, एडल्टहुड रफली बोल सकते हैं। तो 11 साल से ये शुरू हो जाती है, कुछ बुक्स में आपको 12 साल से भी लिखा हुआ मिलेगा कि 12 से शुरू होती है, तो दैट मतलब थोड़ा मोटा मोटा 11-12 से शुरू हो जाती है और एडल्टहुड तक रहती है। देन इंटेलिजेंस इज demonstrated through the logical use of symbols related to abstract concepts। अब देखिए बच्चे की abstract thinking develop हो जाती है, logically बच्चा सोचने लग जाता है। This form of thought includes assumptions that have no necessary relations to reality। तो imaginative thinking, जो बेकार की बेतुक की बातें होती हैं, बेतुक के रीजनिंग होते हैं, सब एलिमिनेट हो जाते हैं, समझदार बच्चा इस स्टेज तक हो जाता है। अब बात करेंगे, बच्चा देखिए अपने ही हाइपोथेसिस डेवलप करता है, मतलब अपनी ही एक परिकल्पना बच्चों के अंदर आ जाती है। एंड फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस मतलब किसी भी चीज के बारे में जो हम कल्पना कर लेते हैं पहले ही, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वहां घूमने जाऊंगा, पहाड़ों पे घूमने जाऊंगा तो वहां बर्फ होगी, ये परिकल्पना है, ठंड होगी वहां पे। एंड परिकल्पना ये नहीं है, इमेजिनेटिव थिंकिंग। इमेजिनेटिव थिंकिंग और हाइपोथेसिस में बहुत फर्क है। हाइपोथेसिस में ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो सही ही होती हैं। जनरली हाइपोथेसिस साइंटिस्ट फॉर्म करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट से पहले, वो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होगा या उसके दौरान क्या होगा, तो उसमें से अधिकतर बातें सही ही होती हैं, कुछ इधर उधर फेरबदल बिकॉज ऑफ द कंडीशंस हो जाती है। तो परिकल्पना करना बच्चे शुरू कर देते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग आती है। इससे पहले देखिए जितनी भी स्टेजेस हैं उनमें या बच्चा स्टार्ट किससे करता है थिंकिंग, तो रीजनिंग किससे स्टार्ट करता है? बच्चा स्टार्ट करता है रीजनिंग इंडक्टिव से, एग्जाम्पल से, रूल्स में। एंड इस स्टेज में बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज रूल्स टू एग्जाम्पल्स, क्योंकि उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। तर्किक बच्चा हो जाता है, तर्किक जो उसकी अवधारणाएं होती हैं, अमूर्त अवधारणाएं होती हैं, वो हट जाती हैं और तर्कशील बच्चा बन जाता है। उसकी बुद्धिमती जो बोलते हैं, बुद्धि जो होते हैं वो इतना डेवलप, इतनी विकसित हो जाती है स्टेज तक। तो रूल टू एग्जाम्पल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है बच्चे में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्टेज के हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल डेवलप द एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है इस स्टेज तक। तो ये थी 4 स्टेजेस पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। एंड होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। तो अब बात करेंगे पियाजे स्टेप और
एक्टिविटीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो पियाजे ने स्टेप्स दिए थे, एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, सहकारी विकास की गतिविधियां हिंदी में हम इसको बोलेंगे। तो दो प्रोसेसेस की बात की थी पियाजे ने, तो दो प्रोसेसेस वो हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ये रहे दोनों प्रोसेस, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो इन दोनों प्रोसेस की बात की थी। अब इसमें एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, दोनों को समझना है, बहुत जरूरी। बेसिकली चार चीजों की बात करी थी पियाजे ने, स्टेप्स को छोड़कर मैं आपको बता रही हूँ। मैच्योरेशन की, एक्सपीरियंस की, सोशल इंटरेक्शन की और इक्विलिब्रियम की। अब इन चारों को आपको समझना है। कोई नोट्स वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो लिख लें साथ में, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। एज पर रिटन में यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, बिकॉज एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को समझेंगे तो चारों चीजें अपने आप आ जाएंगी। मैच्योरेशन में पियाजे ने बोला था कि बच्चे जो होते हैं उनके पास रेडीनेस टू लर्न होती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं। सोशल इंटरेक्शन में मतलब बच्चे सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सोशलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है। अब इक्विलिब्रियम जो है, इसमें हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से, जो आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के ही अंदर आएगा। अभी हम पढ़ेंगे, इसके स्टेप्स आएंगे तो आपको पता चलेगा क्या है इक्विलिब्रियम। बेसिकली इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरह की दुविधा है, एक तरह का द्वंद है कि मतलब जो हमें मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर पहुंचने के लिए, क्लैरिटी पे पहुंचने के लिए जो मैं स्टेप्स करूंगी, दैट विल बी इक्विलिब्रियम। मेरे पास एक कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है, उस पे मेरे को सॉल्यूशन पे जाना है, उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाना है, क्लैरिटी चाहिए, तो उसका जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसे समझिए, आगे और क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को देखते हैं, बाद में और अच्छे से समझेंगे बाकी स्टेप्स को। Assimilation occurs when we modify or change new information to fit into our schemas. Assimilation कब occur होते हैं? तब हम modify करना चाहते हैं अपने बिहेवियर को, सॉरी नॉट स्कीमास को। अब स्कीमास क्या है, यहाँ पे बड़ा ये चीज आ जाती है। तो देखिए, स्कीमास कोई ऐसी वो टर्म्स नहीं है जो मतलब बहुत हम ले लेते, स्कीमा क्या, इसकी अलग से थ्योरी है, ये वो जो हमें ऑलरेडी पता है किसी चीज के बारे में, दैट इज स्कीमा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारा जो दिमाग है वो छोटी 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 इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। हर एक इंफॉर्मेशन मतलब आप बोल सकते हैं एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो अलग अलग टाइप की चीजें, एक बॉक्स में सामान होता है तो वो अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन है। तो दैट इज स्कीमास। जो हमें चीजें ऑलरेडी पता है वो सारी चीजें क्या हो गई, वो स्कीमास हो गई। तो इट कीप्स द न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस एंड एड्स टू व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर माइंड। तो ये क्या करता है, इट कीप्स द न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, नई इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को रखता है और साथ में ऐड कर देता है उसमें जो ऑलरेडी हमारे माइंड में नॉलेज है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले के टाइम में आपने देखा होगा, हम फोन जो थे, फोन कैसे यूज करते थे, कॉलिंग के लिए फोन यूज करते थे। नोकिया के छोटे से फोन आते थे, वो आपने उठाया, बात करी किसी से, मतलब उसी में जो टेलीफोन होते थे प्रॉपरली तार वाले, तार लगा होता था, घर में एक ही होता था। आई थिंक आप रिलेट कर सकते हैं, आप कोई भी नंबर डायल करते थे या इनकमिंग कॉल्स आती थी, आप उठाते थे। ऐसा नहीं था जैसे अभी पॉकेट में हम मोबाइल रख के चलते हैं। हाँ, तो बच्चे को क्या था कि किसी से बात करनी होती है जो हमसे दूर बैठा है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम टेलीफोन के पास जाएंगे। उसके बाद बच्चे ने देखा पापा के पास कुछ एक ऐसा डब्बा सा है, एक डब्बा है पापा के पास, और जिसको पापा ने अपनी पॉकेट में रखा हुआ है। एंड पापा, इसमें कुछ घंटी बजती है, पापा इसको उठाते हैं एंड कुछ बटन दबाते हैं एंड बात करते हैं, हेलो हाय ये वो। ठीक है, तो ये बच्चे को लगा अब ये क्या आ गया, तो फिर उसने समझा ये भी जैसा वो टेलीफोन है वैसा ही टेलीफोन है, पर इसका तार नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, बच्चे के पास जो पहले इंफॉर्मेशन थी, जो पहले की इंफॉर्मेशन थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट थी जो इंफॉर्मेशन उसके माइंड में, तो उसमें और
ऐड हुई इंफॉर्मेशन, जो ऑलरेडी उसके पास नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी, उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड हुई, तो ये कहलाया एसिमिलेशन। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे एक और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट योर नेबर हैव अ डॉटर हु यू हैव ऑलवेज नोन टू बी स्वीट, पोलाइट एंड काइंड। आपके पड़ोस में एक अंकल है, उनकी जो बेटी है वो कैसी है? वो स्वीट है, प्यारी है, मधुर है, विनम्र है और दयालु है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, मैं वही टर्म्स ढूंढ रही थी। ठीक है, स्वीट है, पोलाइट है, काइंड है। एक दिन आपने अपनी विंडो के बाहर देखा तो आप देखते हैं कि वो लड़की तो एक थ्रोइंग अ स्नो बॉल एट योर कार, आपकी गाड़ी की तरफ वो लड़की क्या फेंक रही है? आपने अपनी खिड़की से ये देखा कि वो आपकी गाड़ी पर स्नोबॉल फेंक रही है, बर्फ के गोले बना बना के फेंक रही है। यह चरित्र से बाहर लगता है और बल्कि अशिष्ट होता है। तो यहाँ पे उसका करेक्टर, जो एक इमेज आपके माइंड में उसके लिए बनी हुई थी, तो वो चेंज हुई कि ये स्वीट, पोलाइट और काइंड की जो एक दृष्टि से आप उसको देखते थे वो आपकी चेंज हुई। तो ये आपका क्या हुआ? अब आपके पास जो ऑलरेडी उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो एग्जिस्टिंग एक करेक्टर या एक सोच आपके प्रति, उस लड़की के प्रति आपके मन में थी, तो वो चेंज हुई। उसमें चेंज नहीं हुई बल्कि उसमें और एडिशन हुआ कि वो ऐसा भी करती है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। अब समझेंगे एकोमोडेशन को। एकोमोडेशन इज व्हेन वी restructure or modify what we already know so that new information can fit in better. This results from problems posed by the environment and when our perceptions do not fit with what we know or think. एक ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या पहले चलिए, मैंने आपको टेलीफोन का एग्जांपल दिया था। लाइक अब एंड्रॉइड फोन्स आ गए हैं। इट इज लाइक ये एक एंड्रॉइड फोन है। तो यहाँ पे बच्चा देखता है इस एंड्रॉइड फोन को। अब देखिए, पहले टेलीफोन बच्चे को पता था इस पे कॉल पे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने पापा की जेब में मोबाइल फोन देखा तो उसको पता चला इसमें तार नहीं होता पर ये भी सेम काम करता है। तो वहां तक था एसिमिलेशन। अब एकोमोडेशन कब हुआ? जब बच्चे ने देखा अब तो वो टेलीफोन तो है ही नहीं, और जो पापा के पास एक नंबर होते थे जो एक पॉकेट में डाल के छोटा सा फोन, पापा मोबाइल फोन घूमते थे, अब टच वाले आ गए हैं जिसमें आप टच कर सकते हो, इसमें इंटरनेट भी होता है, आप इसमें स्टोरीज देख सकते हो एंड बहुत कुछ, इंटरनेट चला सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ? टेलीफोन वो गायब हो गए जो घर में होते थे, वो बच्चे को अपने घर में दिख ही नहीं रहे। तो अब क्या हुआ? बच्चे की जो नॉलेज है, जो बच्चे ने पहले से जो उसके पास इंफॉर्मेशन थी, वो मॉडिफाई हुई और उसमें न्यू जो इंफॉर्मेशन है वो फिट हुई। तो यहाँ पे ये कहलाएगा एकोमोडेशन। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ स्मॉल चिल्ड्रेन लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। जैसे बच्चे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के बारे में लर्न करते हैं। अ यंग चाइल्ड मे हैव एन एग्जिस्टिंग स्कीमा फॉर डॉग। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे को बहुत पसंद है ये एग्जाम्पल पर्सनली। शी नोज दैट डॉग्स हैव 4 legs, सो शी माइट ऑटोमेटिकली बिलीव। अब देखिए, एक छोटा बच्चा है, लाइक आप एक छोटा बच्चा है और उसके मम्मी उसको बोल देती है या पापा बोल देते हैं कि ये कैट है, कैट की 4 लेग्स होती है और एक टेल होती है, एंड ये क्या है? ये एक कैट है या ये एक डॉग है। ठीक है, डॉग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बच्चा जब नेक्स्ट टाइम कैट देखता है तो उसको लगता है ये भी एक डॉग है, ये एक छोटा डॉग है जिसकी 4 टांग है और एक पूंछ है। सिमिलरली और कोई एनिमल भी बच्चा देख रहा है तो उसको यही लगेगा, लाइक रैबिट है, 4 टांगे, एक छोटी सी पूंछ है, तो उसको लगेगा ये भी डॉग है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है? तो वो बिलीव कर लेता है जो ऑलरेडी उसको पता है उस पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, सो शी माइट ऑटोमेटिकली बिलीव दैट ऑल एनिमल्स विद 4 legs आर डॉग्स। तो यहाँ पे वो बिलीव कर लेगी बच्ची, जिसके पेरेंट्स ने उसको ये बात बताई है कि जो सारे डॉग्स हैं या जो सारे एनिमल्स हैं जिनकी 4 टांगे होती है, 4 legs होती है, एक पूंछ होती है, तो वो डॉग ही है। तो वहां पे उसको इतनी समझ नहीं होती कि वो उसको अभी डिफ्रेंशिएट कर पाए।
So this results from problem posed by the environment and when our perceptions do not fit in with what we know or think. तो यहाँ पे accommodation में क्या हुआ कि जो हमारे नई information आई that is not able to fit or modify, so that is known as accommodation. Accommodation ध्यान से समझेंगे. Accommodation is when we restructure or modify what we already know so that new information can fit in better. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा जो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है. जैसे कि टेलीफोन है, टेलीफोन को बच्चे ने पहचाना कि टेलीफोन अब चला गया है घर से, अब नए टाइप का पहले मोबाइल आया, फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद एंड्रॉयड आया जो उससे भी अच्छा है, इस पे कॉल तो हो ही सकती है, साथ में और काम भी हो सकते हैं. तो अब उसके लिए मोबाइल का मतलब वो सिर्फ एक कॉलिंग वाला फोन नहीं रहा, उसके लिए मोबाइल का मतलब बदल गया कि मोबाइल क्या है, मोबाइल वो है जिसमें कार्टून भी चले, यूट्यूब भी चल रहा है, जिसमें कॉलिंग भी हो रही है, मैसेजेस भी भेजे जा रहे हैं, व्हाट्सएप भी चल रहा है और पढ़ाई भी हो रही है, तो काफी चीजें हो रही है. तो अब उसकी जो पहले की नॉलेज थी, पहले की इंफॉर्मेशन थी, वो मॉडिफाई हो गई. तो ये है एकोमोडेशन. अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं. एकोमोडेशन में 3 टर्म्स यूज होती हैं, एडजस्ट, मॉडिफाई, मैन्युपुलेट. नोट डाउन कर लीजिए इसको कहीं, एडजस्ट, मॉडिफाई, मैन्युपुलेट. ठीक है, ये होता है बेसिकली एकोमोडेशन में. और इंफॉर्मेशन ऐड होती है एसिमिलेशन में. ऐड कहां पर हो रही है, एसिमिलेशन में. एकोमोडेशन में एडजस्ट हो रही है, मॉडिफाई हो रही है और मैन्युपुलेट हो रही है. अब ये है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो स्टेजेस देख सकते हैं, एसिमिलेशन है, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम एंड देन एकोमोडेशन. तो ये यहाँ पे इतना हमने देख लिया है ऑलरेडी, अब बात इसकी करेंगे. एसिमिलेशन हमें पता है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज एसिमिलेशन. जो ऐड हुई है नॉलेज हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमास में, दैट इज एसिमिलेशन. इसके बाद आया इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था कि कोई द्वंद होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट होना या कोई प्रॉब्लम होना जो हमारे पास है, और उसके बाद वो है नॉट इक्विलिब्रियम. अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास है तो उसके सॉल्यूशन की तरफ जब हम जाएंगे, उसकी क्लैरिटी की तरफ जब हम जाएंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसकी क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम. इसके बाद देखिए इक्विलिब्रियम है तो न्यू सिचुएशन आती है. तो न्यू सिचुएशन आती है तो डिसइक्विलिब्रियम क्या है, जब हमारे पास क्लैरिटी नहीं है. इक्विलिब्रियम क्या करता है, इक्विलिब्रियम हमें क्लैरिटी की ओर ले जाता है, वो प्रोसेस है. न्यू सिचुएशन आई, डिसइक्विलिब्रियम है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है. उस जो हमारे देखिए द्वंद है, जो हमारी प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी क्लैरिटी जब हमें नहीं है वो कहलाएगा डिसइक्विलिब्रियम. और जब क्लैरिटी है, उसकी ओर जा रहे हैं हम, दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम. उसके बाद आता है एकोमोडेशन. व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन है, जैसा कि हमने पढ़ा, कि जब हम मॉडिफाई करते हैं अपनी नॉलेज को, या एडजस्ट करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, दैट इज एकोमोडेशन. तो एसिमिलेशन जो ऐड की है नॉलेज एग्जिस्टिंग स्कीमास में, इक्विलिब्रियम वो प्रोसेस जो हमें क्लैरिटी की ओर ले जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है और उसकी क्लैरिटी की तरफ जब हम जाते हैं, दैट प्रोसेस इज इक्विलिब्रियम. देन कोई एक न्यू सिचुएशन आती है, ऑब्वियस इक्विलिब्रियम क्लैरिटी की ओर ले जा रहा है, तो कोई न्यू सिचुएशन आती है, तो क्लैरिटी से पहले की स्टेज कौन सी होगी, डिसइक्विलिब्रियम. उसके बाद जब इक्विलिब्रियम के बाद हम पहुंच गए हैं, फाइनल इक्विलिब्रियम कर लिया है, क्लैरिटी की ओर पहुंच गए हैं, तो दैट इज एकोमोडेशन. मतलब मॉडिफाई कर लिया है हमने, एडजस्ट कर लिया है, मैनिपुलेट कर लिया है नई इंफॉर्मेशन को, तो दैट इज एकोमोडेशन. तो सभी के बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिटन है, सो दैट आपको और क्लैरिटी मिले. इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इससे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं. अडेप्टेशन पे भी आ जाता है, इक्विलिब्रियम पे भी आता है, एसिमिलेशन, इन पे क्वेश्चंस आते हैं. सो इसको
इंपॉर्टेंट ही रखकर चले। इक्विलिब्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एकोमोडेशन को बोलते हैं समायोजन और एसिमिलेशन को बोलते हैं आत्मसात। तो हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्दो जो आपको नोट्स मिलते हैं इंग्लिश हिंदी के अलग मिलते हैं, तो हिंदी के जो नोट्स हमारे पास हैं वो प्रॉपरली बनाए गए हैं। हिंदी के वर्ड्स, उसमें टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल करेक्ट आपको मिलेंगी, तो आप परचेज कर सकते हैं। तो बस यही है। बाकी पियाजे बोलते हैं कि नन्हे मुन्ने साइंटिस्ट हैं बच्चे, लिटिल साइंटिस्ट बोलते हैं बच्चों को। तो अब बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। देख लिया, अब इतना कुछ हमने स्टेजेस पढ़ ली हैं, हमने स्टेप्स पढ़ ली, एक्टिविटीज पढ़ ली हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, पियाजे की। अब इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, कैसे इसको हम शैक्षिक निहितार्थ करें, मतलब अप्लाई करें एजुकेशन में। सो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। एम्फेसाइज ऑन डिस्कवरी, अप्रोच एंड लर्निंग। देखिए, जैसा कि पियाजे बोलते हैं कि बच्चे जो हैं वो नन्हे साइंटिस्ट हैं, वो कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशन इम्प्लीकेशन यही है कि बच्चों को रोके नहीं, बच्चों को करने दे और डिस्कवरी करे बच्चे। ऐसे कुछ मेथड्स हमें इम्प्लाई करने हैं एजुकेशन में कि बच्चे खुद से कुछ ना कुछ डिस्कवर करें। Then second है curriculum should provide specific educational experience based on children's development level। अब देखिए यहाँ पे करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम को कुछ इस तरीके से एजुकेशन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए बेस्ड ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट लेवल। मतलब हर एज में बच्चा अलग तरह से डेवलप करता है, तो करिकुलम का एम भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, अलग अलग तरह के लेवल के हिसाब से, बेसिकली एज लेवल जो डेवलपमेंट का है उस हिसाब से होना चाहिए, बच्चे को एक्सपीरियंस उसी हिसाब से करे। देन अरेंज क्लासरूम एक्टिविटीज सो दैट दे असिस्ट एंड एंकरेज सेल्फ लर्निंग। तो क्लासरूम एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए कि वो असिस्ट करे और सेल्फ लर्निंग को बच्चा खुद से सीखे, उस लर्निंग को एंकरेज करे। क्योंकि देखिए, बच्चा खुद ही ज्ञान का भंडार है, वो खुद से ही बहुत चीजें सीखता है। वो मतलब टॉयज से खेल रहा है तो वो हमारे लिए खेलना होता है, टाइम वेस्ट हम सोच लेते हैं, बट वो बहुत कुछ लर्न करता है। टॉय प्लेइंग, बच्चा देखिए बचपन की जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो हर चीज को ग्रैब कर रहा है, पकड़ रहा है, या हर चीज को मुंह में डाल रहा है, ये सब पार्ट है डेवलपमेंट का, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। कहीं पे भी प्रॉब्लम आई तो दैट्स नॉट गुड। हर चीज, ये पूरा प्रोसेस जरूरी है। देन सोशल इंटरेक्शन हैव अ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू फॉर पियाजे। तो सोशल इंटरेक्शन जो है बच्चों का जो होता है वो एजुकेशन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है पियाजे के लिए, और सोशल इंटरेक्शन बच्चा स्कूल में सीखता है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चे को अलग अलग ना बिठाएं। क्यों बच्चों को पीयर के साथ इन्वॉल्व होने देते हैं, क्यों प्ले एक्टिविटीज रखते हैं, ग्रुप में एक्टिविटीज कराते हैं, ताकि सोशल इंटरेक्शन हो, बहुत जरूरी है। वरना तो हर बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर दूर बिठा दिया जाता, जो आजकल हो भी रहा है। एंड आने वाले समय में सोशल इंटरेक्शन इसकी वजह से कम हो सकता है बिकॉज ऑफ द कोविड, जो सोशल डिस्टेंसिंग है। देन इंस्ट्रक्शन शुड बी गियर टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड। देन इंस्ट्रक्शन बच्चे के हिसाब से, बच्चे के लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना चाहिए, पहले सिंपल चीजें सिखाई जाए, देन उनमें कॉम्प्लेक्स डाला जाए, मतलब उसके बाद जटिल हो, सरल से जटिल विधि शिक्षण में अपनानी चाहिए। देन को करिकुलर एक्टिविटीज की, करिकुलर एक्टिविटीज जितनी ही इम्पोर्टेंस है, इक्वल है, ये नहीं कि वो कम इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक ज्यादा है, ऐसा नहीं है, इक्वली इम्पोर्टेंट है एज दैट ऑफ करिकुलर एक्सपीरियंस इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चे के मानसिक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है को करिकुलर एक्टिविटीज का। सो इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए एंड इक्वली करिकुलम में डिवाइडेड भी होनी चाहिए। देन मेजर गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे आर क्रिटिकल एंड थिंकिंग। तो गोल एजुकेशन का क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग डेवलपमेंट, ये सब होना चाहिए पियाजे के अकॉर्डिंग। तो ये थे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस
कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में हो, सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें मेल करें। हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ में टेलीग्राम चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वहां से आपको नोट्स वगैरह काफी हेल्प मटेरियल मिलता रहेगा टाइमली, एंड डेली आपको एक क्लास देखने को मिलेगी ऑन सीडीपी। पहले हम कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद बाकी आगे और सब्जेक्ट्स भी सारे कंप्लीट करेंगे बिफोर योर टेट एग्जाम। सो मेक श्योर आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज द टेट्स प्रिपरेशन। थैंक यू।